हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आपको पता है कि निम्बस आईएएस एकेडमी ने आप लोगों के लिए हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीलिम एग्जाम की जो एनालिसिस सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसकी सेकंड वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2022 में जो प्रीलिम का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, इट इज अबाउट आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के बारे में अगर हम जानते हैं तो हमें पता होगा कि आर्टिकल 143 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइस जो है वो मांग सकता है, राइट। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग एडवाइजरी ओपिनियंस rendered by the Supreme Court of India under Article 143 Clause 1 of the Constitution। तो हमारे पास कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, कुछ केसेस दिए गए हैं जहां पे एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से ली गई थी, उसी के बारे में क्वेश्चन है। नंबर 1 है दिल्ली लॉज एक्ट 1951। इसकी अगर हम बात करें तो इट वाज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एक लॉ है आप बोल सकते हो। सेकंड अगर हम बात करते हैं केशव सिंह 1965 का ये केस था, इट वाज रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस का हनन हुआ था, उसके बारे में ये केस था जिसके ऊपर सलाह मांगी गई थी। देन हमारे पास है स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 2001, इट वाज रिलेटेड टू गुजरात गैस एक्ट। एंड हमारे पास है स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 of 2002, it was related to गुजरात असेंबली इलेक्शंस। तो यहाँ पे गुजरात की असेंबली डिसॉल्व हुई थी और दोबारा से इलेक्शंस करवाए गए थे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट का आना चाहिए थर्ड, राइट। सेकंड का हमारे पास आना चाहिए फर्स्ट, देन थर्ड का हमारे पास आना चाहिए सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी विल बी आर आंसर। तो देखो इस तरीके के कुछ केसेस अगर न्यूज में आपको देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपको पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मिल जाएगी कि कौन कौन से केसेस में अभी तक प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जो लीगल एडवाइस है वो मांगी गई है, तो उसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन सारे केसेस की अगर हम बात करें तो दिल्ली लॉज एक्ट जो 1951 का मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या था, दिस एक्ट डेलीगेटेड पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी गई टू एक्सटेंड टू द पार्ट सी स्टेट्स। अगर आपको याद हो जब हमारा संविधान लागू हुआ है तो हमारे संविधान के पार्ट 7 में पार्ट ए स्टेट्स, बी स्टेट्स, सी स्टेट्स एंड डी स्टेट्स की जो लिस्ट है वो दी गई थी। तो यहाँ पे पार्ट सी स्टेट्स के ऊपर कुछ पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पकड़ाई जा रही है। सेकंड हमारे पास केशव सिंह जो केस है 1965 का, इट वाज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिविलेजेस के बारे में। देन हमारे पास जो स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 2001 है, इट वाज रिलेटेड टू गुजरात स्टेट लेजिस्लेचर पास्ड एक्ट बाय द नेम ऑफ गुजरात गैस, तो इसके रिलेटेड है। देन स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 जो आपके पास है 2002 की, इसकी अगर हम बात करें, इट वाज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ द गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है अगर चीफ मिनिस्टर आपके गवर्नर को ये करने के लिए सलाह दे, और इसी तरीके से लोकसभा को भी डिसॉल्व किया जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर सलाह देता है आपके प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए। तो इसको आपने याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है, दैट इज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज। तो क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 70th amendment of 1992 for the purposes of article 54 55 of the constitution of India। सिंपल पूछा गया है कि 70th जो अमेंडमेंट 1992 में हुई, जिसमें क्या है, कुछ यूनियन टेरिटरीज के जो एमएलएज हैं उनको मौका दिया गया प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का। तो वो कौन कौन सी यूटीज थी, चार ऑप्शन है हमारे पास, एनसीटी दिल्ली है, पुडुचेरी है, गोवा है एंड लक्षद्वीप है। नंबर 1 जो गोवा है, इट इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। 1992 में भी ये यूनियन टेरिटरी नहीं थी, आज के टाइम पे भी यूटी नहीं है, राइट। लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे तो कोई एमएलए आपको मिलेंगे ही नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो उन यूटीज में मिलेंगे ना जहां पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली आपको सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे 1992 में अगर हम बात करें, एक तो दिल्ली में बनाई गई थी और एक उससे पहले चल रही थी पुडुचेरी में। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी के एमएलए हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा ए एंड सी ओनली।
तो याद रखना है जो आर्टिकल 54 है ये बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 के अंदर लिखा गया है, जिसमें हमें क्या बताया जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ये पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और तीसरे हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इसको आपने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसी के बारे में हमारी 70th अमेंडमेंट 1992 की थी। तो इन चीजों को आपने याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, तो पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट इज अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने 2023 के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था, वहां पे भी पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में जो पेपर कंडक्ट किया गया है उसमें भी पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो इट कॉम्प्राइजेस, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके बारे में क्वेश्चन है, इट कॉम्प्राइजेस नॉट मोर देन 10 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड नॉट मोर देन 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। राज्यसभा से 7 मेंबर आते हैं, लेकिन क्या लोकसभा से 10 मेंबर आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा से अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा से टोटल हमें यहाँ पे 15 मेंबर देखने को मिलेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी में। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से, मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। सेकंड देखो, एज पर कन्वेंशन द मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन एक्ट एज चेयरमैन। तो इस कमेटी में जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसका चेयरमैन बाय कन्वेंशन, एक रीत है हमारे देश में 1967 से आज तक चला आ रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो ऑपोजिशन पार्टी से बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। Then it examines the statement of account showing the income expenditure of the state corporations, autonomous and semi-autonomous bodies। तो जितने भी हमारे स्टेट की इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं, मतलब सरकारी जो बिजनेसेस हैं, उनके अकाउंट्स की मेजरमेंट करनी, उनके अकाउंट्स की स्क्रूटनी करनी, ये इसका काम होता है, लेखा जोखा करना। देन हमारे पास है द टर्म ऑफ द कमेटी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। तो ये जो कमेटी है ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, क्या इसकी टर्म 1 साल की रहती है? तो बिल्कुल सही है, हर 1 साल के बाद इलेक्शंस करवा के इस कमेटी के मेंबर्स चुने जाते हैं और चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो इन्होंने पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो बी, सी एंड डी ये हमारी तीनों क्या हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस कमेटी की डिटेल्स देखें, तो सबसे पहली बार इस कमेटी को हमारे देश में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बनाया गया 1921 में, राइट। सेकेंड चीज, इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 आते हैं कहां से? लोकसभा से, और 7 मेंबर आते हैं कहां से? राज्यसभा से। इसको आपने याद रखना है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, जो मिनिस्टर है वो इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है, टर्म जो है इसकी वो 1 साल की रहती है, और जो चेयरमैन है वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और 1967 से कन्वेंशन चल रही है कि जो चेयरमैन है वो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कमेटी के फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ पे खास तौर पे कैग के द्वारा जो रिपोर्ट्स रखी जाती है उन रिपोर्ट्स की स्क्रूटनी की जाती है। किसके द्वारा? उस रिपोर्ट्स को डिस्कस किया जाता है, नॉट स्क्रूटनी बट डिस्कस किया जाता है, बोल सकते हो, इस कमेटी के द्वारा। सो इट इज इंपॉर्टेंट, फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट, फंक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड हॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एड हॉक मतलब जो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए रखे जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी हमें देखने को मिलती है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, एड हॉक जज इज टू बी अपॉइंटेड इफ द कोरम, कोरम मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ जजेस of the Supreme Court judges is insufficient to hold or continue any session of the court। तो अगर यहाँ पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमी होती है, किसी भी वजह से हो सकता है, कोई जज बीमार हो, लीव पे हो, तो आपको जज की जरूरत है, तो आप टेम्परेरी टाइम के लिए एड हॉक जज जो है, टेम्परेरी जज जो है उसको बिठा सकते हो, बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट बिफोर अपॉइंटिंग अ जज ऑफ सेड हाई कोर्ट एज एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
तो यहाँ पे जो एडहॉक जज बिठाए जाते हैं वो कौन होते हैं? हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के टेम्परेरी जज बना के आप बोल सकते हो, बुला लिया जाता है। अब जिस हाई कोर्ट से आप किसी जज को बुला रहे हो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो कंसल्ट करेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां से आप जज बुला रहे हो तो वहां पे कंसल्टेशन तो जरूरी है ना। ये तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के लिए आप हाई कोर्ट की वर्किंग को हार्म कर दो। देन थर्ड हमारे पास है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट मैंडेटरी। देखो ये आपने याद रखना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है अगर उनकी अपॉइंटमेंट करनी हो, फिक्स्ड अपॉइंटमेंट करनी हो, तो प्रेसिडेंट ही करता है एट द एंड, राइट। अगर आप एडहॉक जज भी रख रहे हो तो रखेगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? प्रेसिडेंट की। इन्होंने बोला कि नॉट मैंडेटरी, तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। फोर्थ देखो, एडहॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाइल अटेंडिंग सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंजॉय ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। जब आपने किसी पर्सन को एज अ टेम्परेरी जज बना ही दिया सुप्रीम कोर्ट, तो ऑटोमेटिकली उसके पास सारी पावर जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है वो भी आएंगी ही आएंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन जितने टाइम के लिए भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, उनके पास पावर तो सारी प्रेसिडेंट वाली रहने वाली है ना। तो वो सेम चीज यहाँ पे है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ए, बी एंड डी ये तीनों हमारे सही है, ए, बी एंड डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि आर्टिकल 127 जो है, इस आर्टिकल को याद रखना, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में आर्टिकल्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आर्टिकल 127 जो है ये बात करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये अपॉइंट कर सकता है एडहॉक जजेस को, और जिस भी हाई कोर्ट से आप कोई जज लेके आओगे एज एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आप एक बार डिस्कशन जरूर करोगे। और इसके अलावा प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद एडहॉक जज जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 127 आपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिक्वायर्स रेटिफिकेशन फ्रॉम नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हमारे पास आर्टिकल आता है 368। आर्टिकल 368 में बताया गया कि 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। एक तो बाय सिंपल मेजॉरिटी, बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही अमेंडमेंट कर सकता है। एक है पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अकेला पार्लियामेंट। एक है पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी पास करेंगे उस अमेंडमेंट को, रेटिफाई करेंगे उस अमेंडमेंट को विद सिंपल मेजॉरिटी। तो ये जो तीसरे वाला हमारा मेथड है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पार्लियामेंट अमेंडमेंट करता है, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं उसको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट पहले स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करेगा, बाद में उस बिल को रेटिफाई करवाया जाएगा आधी स्टेट्स के लेजिस्लेचर से। मतलब कि अगर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं तो कम से कम 14 स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर हैं, जो विधानसभाएं हैं, वो उसको पास करें। तो कौन कौन सी चीजें जिसके लिए हमें ये तीसरा मेथड यूज करना पड़ता है? तो कोई भी ऐसी चीज जो कंसर्न करेगी स्टेट को, ऑटोमेटिकली उसके सिनेरियो में हमें पूछना पड़ेगा। तो नंबर 1 देखो, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आपने कॉन्करेंट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट उठा के यूनियन लिस्ट में लिखना है, या फिर स्टेट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट उठा के यूनियन लिस्ट में लिखना है, तो आप स्टेट से पूछोगे ना, क्योंकि आप स्टेट की पावर छीन रहे हो, तो इसमें तो पूछा जाएगा। सेकंड, आर्टिकल 54, अभी मैंने आपको बताया इट इज रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के साथ रिलेटेड है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में तो एमएलए भी वोट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनसे भी पूछा जाएगा। दूसरी बात ये कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश का हेड है, वो सबको रिप्रेजेंट करता है देश के अंदर जितनी भी सरकारें हैं, इसको आपने याद रखना है। देन चैप्टर 7 की अगर हम बात करें, इट वाज रिलेटेड टू पार्ट ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट्स एंड डी स्टेट। वो टोटली किसका मुद्दा हो जाता है? सेंटर का। आज के टाइम पे भी अगर कोई नई स्टेट बनानी है, किसी स्टेट का एरिया कम करना है, तो उसमें स्टेट के लेजिस्लेचर से नहीं पूछा जाता है। 50% स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाने की जरूरत नहीं है, अकेला पार्लियामेंट उसको पास कर देगा।
देन चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 9 मतलब आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, उस सिनेरियो में भी अगर अमेंडमेंट करनी है स्टेट से नहीं पूछा जाएगा, अकेला पार्लियामेंट कर सकता है। तो मतलब ना तो सी ना डी, ओनली ए एंड बी जो है उस सिनेरियो में हमने पूछना है 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से। तो यहां पे मैंने आपको एक लंबी लिस्ट दी है कि किस किस सिनेरियो में स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा जाता है। नंबर 1, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर्स। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड कोई भी चेंजेस करवानी है, अमेंडमेंट करवानी है, स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा जाएगा। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। अगर आप केंद्र सरकार की पावर में कुछ चेंजेस कर रहे हो, स्टेट सरकार की पावर में कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो वहां पे भी पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट करवाई जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, मतलब क्या है, वही 7th शेड्यूल में जो हमारे पास लिस्ट दी गई है। Then any of the list of 7th schedule. Then representation of the states in the parliament. पार्लियामेंट में स्टेट्स की इतनी रिप्रेजेंटेशन होगी, उसमें कुछ चेंज करना है। और अगर आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर बताया गया है उसमें भी कोई चेंज करना है तो आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, पार्लियामेंट कल को चेंज करके बोल दे कि आर्टिकल 368 में जो लिखा हुआ था कि स्टेट से पूछना पड़ेगा, इसको हम हटा रहे हैं, तो स्टेट तो यहाँ पे टोटली पावरलेस हो जाएंगी, राइट। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बार्स द कोर्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग। कोर्ट्स की पावर के ऊपर लिमिट लगाता है फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द सर्टेन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स मेड बाय प्रिंसली स्टेट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर संविधान लागू होने से पहले किसी भी प्रिंसली स्टेट के द्वारा किसी भी तरीके का कोई ट्रीटी साइन की गई थी, उसके रिलेटेड कोई मुद्दा खड़ा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोकता है कौन सा आर्टिकल, तो वो है आर्टिकल 363। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के ऊपर बंदिश लगाता है, आपने याद रखना है, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। सो आर्टिकल 363 क्या बोलता है, prohibits the interference by the courts in any issues that have arisen as a result of any treaties or agreements that were entered or implemented prior to the beginning of our constitution by any ruler of the Indian state and to which the government was a party। तो संविधान लागू होने से पहले अगर कोई भी ट्रीटी इंप्लीमेंट की गई है, उससे कोई भी मुद्दा खड़ा होता है, तो उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट को रोकता है कौन, आर्टिकल 363। तो इसको आपने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज राइट टू प्रॉपर्टी इंसर्टेड आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3rd। तो अगर हम बात करें, पहले हमारे पास आर्टिकल 31 होता था जो बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इट वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3rd। इसको क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पार्ट 3rd से निकाल के हमने कहा लिख दिया, इसको लिख दिया पार्ट 12 में, और आर्टिकल इसका है 300A। तो आज के टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्योंकि संविधान के आर्टिकल में लिखा हुआ है, प्लस इट इज अ लीगल राइट क्योंकि संविधान अपने आप में एक लॉ है और लॉ के अंदर लिखा गया कोई भी अधिकार क्या होगा, लीगल राइट होगा। तो यहाँ पे देखो पार्ट हमारे पास 11 दिया गया है, 14 दिया गया है, 11 दिया गया है, पार्ट 12। तो चैप्टर पे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, पार्ट 12 जो है उसके अंदर लिखा गया और पार्ट 12 की हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आपने याद रखना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है याद रखना कि आज के टाइम पे आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है और इसको 44th अमेंडमेंट से पार्ट 12 में ऐड किया गया और ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो मतलब लॉ के अगर जब तक लॉ नहीं बोलता तब तक किसी की प्रॉपर्टी उससे छीनी नहीं जा सकती। तो मतलब इट इज अ लीगल राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसको आपने ध्यान रखना है आज के सिनेरियो में। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया 2022 में वो क्या है, IR कोहलो जजमेंट 2007 ऑफ सुप्रीम कोर्ट डील्स विद। ये जो IR कोहलो जजमेंट है ये किसके साथ रिलेटेड है, तो क्या ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस के साथ है, ये शेड्यूल एरियाज के साथ है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। सो इट वाज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है IR कोहलो केस। 2022 में क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि उस टाइम पे बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिस्कशन में चल रहा था और आज भी डिस्कशन में चल रहा है।
हमेशा डिस्कस किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसके केसेस जो है आपने एक बार जरूर देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की सुप्रीम कोर्ट ने बात केशवानंदा भारती केस 1973 में की थी, और रिसेंटली ये एक हमारे पास है 2007 का केस जहां पे बात की गई। क्या बोला गया? इफ एनी लॉ इन द 9th शेड्यूल वर इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3rd दे कैन बी नलिफाइड बाय द कोर्ट। अगर आपको याद हो, जो 9th शेड्यूल है इसको ऐड किया गया था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। पहले हमारे पास 8 शेड्यूल थे, 9th वाला ऐड किया गया, और ये बोला गया कि 9th शेड्यूल के अंदर अगर सरकार कोई भी, आप बोल सकते हो, प्रोविजन लिखती है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको देख नहीं सकती, परख नहीं सकती, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल भी नहीं कर सकती, नलिफाई नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि हम चाहे 9th शेड्यूल में लिखा हो, चाहे किसी भी पार्ट में लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन पे, कोई भी ऐसा प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3rd को हार्म करता हो, तो उस प्रोविजन को नलिफाई करने की पावर सुप्रीम कोर्ट रखती है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। जुडिशियल रिव्यू की पावर हो और चाहे बेसिक स्ट्रक्चर हो, जुडिशियल रिव्यू अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कभी भी कोई पार्लियामेंट हटा नहीं सकता, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको पता चला होगा कि किस लेवल के, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से आगे भी फ्यूचर में हमारी वीडियोस अपलोड होंगी, तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप निम्बस IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।